हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 से, जिसमें हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक्स जो यूनिट 3 में कवर किए जाएंगे वो रहेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, टर्बिडिटी, पीएच, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड COD, देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन यानी कि हमारा जो पानी है वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है। वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स, ओशियंस, रिवर या ग्राउंड वाटर की जो सोर्सेज हैं वो किस प्रकार से पॉल्यूट हो रहे हैं, कैसे वाटर जो है कंजप्शन पर्पज़ के लिए सही नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो वाटर पॉल्यूशन इट इज़ द कंटामिनेशन यानी कि पानी का ख़राब होना और वाटर बॉडीज़ की कंटामिनेशन वेरी ऑफन बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो इसे हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन जो है, जब पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कोई केमिकल हो गया, वेस्ट हो गया, जो घरों का कोई वेस्ट रहता है या कुछ ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जब वाटर के अंदर एंटर करते हैं तो वाटर को अनफिट बनाएंगे फॉर द ह्यूमन पर्पस, एनिमल्स के लिए और इवन प्लांट्स के लिए। सो any change or modification in the physical, chemical or biological properties of water that have a detrimental consequence on the living things is water pollution। So कोई भी ऐसा change जो water की physical quality, देखने की appearance, water की जो presence है उसमें जो chemicals हैं यानी कि water का chemical formula को जो change कर रही है, water के biological properties को जो चीज़ें change कर रही हैं, जिसकी वजह से human beings और living things और जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट होगा, तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज विदाउट बीइंग इनफ ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। यानी कि जब हम पॉल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल रह सकता है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हम वाटर बॉडीज़ में यानी कि पानी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से डिस्चार्ज करेंगे तो उससे वाटर जो है पीने योग्य नहीं रहेगा, या कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जो एसेंशियल रहती हैं, जिसके बिना वाटर के बिना जैसे कोई एक्टिविटी कैरी आउट नहीं की जा सकती, तो उसके लिए अनफिट रहेगा, तो इसे हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूटेंट्स जो हैं दे मे गेट इनटू द वाटर मेनली बाय ह्यूमन कॉजेज और सम फैक्टर्स। पॉल्यूटेंट्स जो हैं पानी में कैसे एंटर कर रहे हैं, तो इसका मेजर कॉज है हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स। सो water pollution is the second most imperative environmental concern along with the air pollution। so जिस प्रकार से एयर पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से वाटर पॉल्यूशन भी एक दूसरा मेन एनवायरमेंटल कंसर्न है, इम्पेरेटिव कंसर्न है जो कि पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को। देन सोर्सेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। तो वाटर पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले पॉइंट सोर्सेज, देन नॉन पॉइंट सोर्सेज के ऊपर। तो पॉइंट सोर्सेज कौन से सोर्सेज हुए, जो डायरेक्टली कंटामिनेट कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को, इनडायरेक्टली जो वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं उन सोर्सेज को कहेंगे हम नॉन पॉइंट सोर्सेज। देन डिटेल में डिस्कशन करते हैं पॉइंट सोर्सेज के बारे में। तो पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो वाटर पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज करेंगे डायरेक्टली वाटर में, उन्हें हम वाटर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे या डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकल रहा है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देन पावर प्लांट्स, अंडरग्राउंड कोल माइंस और ऑयल वेल्स यानी कि जहाँ पर जो आपका तेल निकलता हो वाटर बॉडीज़ के पास, ऐसे सोर्सेज डायरेक्टली वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम पॉइंट सोर्सेज कहेंगे। यानी कि वो वाटर बॉडीज़ के साथ ही अटैच्ड हैं, वहीं पे उन सोर्सेज को या उन पॉल्यूटेंट्स के उन सोर्सेज को एस्टैब्लिश किया गया है, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई आपकी। देन नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या हुए, ऐसे सोर्सेज
जो कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो इनडायरेक्ट वे से पानी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि उनकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो पानी के साथ नहीं है, वाटर बॉडीज के साथ नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एग्जांपल्स में बात करते हैं कि जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड से जो रन ऑफ है वो वाटर बॉडीज में जा रहा है। देन लॉन, गार्डन, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का जो वेस्ट है, रोड्स, स्ट्रीट्स का जो वेस्ट है, इन्हें हम नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। देन एग्जांपल्स की बात करते हैं फ्रॉम ईच सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि सीवरेज और वेस्ट वाटर। तो सीवेज का क्या मतलब है कि जो वेस्ट वाटर होता है, यानी कि यूरिन, लॉन्ड्री का जो वेस्ट रहेगा या कोई भी फिकल मैटर का वेस्ट रहेगा, वो वाटर को सोर्सेज को इफेक्ट कर रहा है। देन पोटेंशियल सोर्सेज क्या होते हैं सीवरेज के, वो है डोमेस्टिक हाउस होल्ड, यानी कि घरों से निकलने वाला जो भी कूड़ा कचरा रहता है। देन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो वेस्ट निकल रहा है वो वाटर के जो वाटर की बॉडीज़ हैं उन्हें इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि लेक्स एंड रिवर्स को। देन एग्रीकल्चर में हम दो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, एग्रो केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, दूसरा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट्स को, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो पॉल्यूटेंट्स हैं या एग्रीकल्चर से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके वाटर बॉडीज़ को कंटामिनेट कर रहे हैं। देन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज से क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लेड हो सकता है, एस्बेस्टोस ऐसी धातुएं हो सकती हैं, मरकरी हो सकता है, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फर या फिर ऑयल जो कि वाटर बॉडी को कंटामिनेट कर सकता है। देन ऑयल पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, रूटीन शिपिंग अगर की जा रही है, रन ऑफ जो भी वाटर ऑयल जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ से जो उसका डिस्पोज ऑफ है वो वाटर में जा रहा है, तो उससे भी वाटर की जो है वो क्वालिटी चेंज हो रही है, चाहे वो फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल क्वालिटी है। देन मैरिन डंपिंग यानी कि हम जब कूड़े कचरे को सी में डंप कर रहे हैं या फिर किसी भी एनिमल की डेथ हो रही है उन्हें हम आप वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कार्डबोर्ड हो गया, न्यूज़पेपर, फोटो डिग्रेडेबल पैकेजिंग, फोम, प्लास्टिक की पैकेजिंग, ग्लास, इस तरह के मटेरियल को जब हम डंप कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ में तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। देन अदर टाइप के हो गए आपके पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वेस्ट, अंडरग्राउंड स्टोरेज की लीकेज होना, ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर एंड यूट्रिफिकेशन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है और बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका हैबिटेट जो रह ही पानी के अंदर रहे हैं उनकी डेथ हो रही है, उनकी फंक्शनिंग डिसरप्ट हो रही है। उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया वो चेंज हो रही है, तो इट मीन्स कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है। अब ग्रीन हाउसेज गैसेस का एग्जांपल, सबसे मेजर एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। ये होगा क्या कि जो भी हीट होगी वो रिलीज़ होगी और ट्रैप हो जाएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर राइज होगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिजम्स की और जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। देन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जैसे कि एयर से जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे भी वाटर बॉडीज़ जो है वो हमारी इफ़ेक्ट हो रही हैं। जैसे कि एयर में अगर वाटर के पार्टिकल्स यानी कि पानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिक्स हो रहा है तो कुछ एसिड्स की फॉर्मेशन करेगा और वो एसिड्स क्या होगा, वो रिलीज़ होंगे, वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होंगे और वो एब्जॉर्ब करेंगे बहुत सारी गैसेस को जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे और वो कंसिक्वेंटली क्या होगा कि एक रेन की फॉर्म में यानी कि एसिड रेन की फॉर्म में वो हमारे वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह की रेन को हम एसिड रेन भी कहते हैं। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। न्यूट्रिएंट्स यानी कि
कुछ वेस्ट वाटर है या फर्टिलाइज़र्स है या फिर सीवरेज है जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो क्या होगा, जब हम वाटर में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वाटर बॉडीज़ का जो क्वालिटी है वो इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से वाटर जो है पीने योग्य नहीं रहेगा। सो वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है पानी की कम हो जाएगी, और बहुत सारे जो वाटर के ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि पानी के अंदर जो सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म जैसे कि फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स, वो उनकी डेथ हो जाएगी, और जिसकी वजह से वो होगा ऑक्सीजन की स्टारवेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वाटर बॉडीज़ के अंदर। सो दिस इज़ द एल्गी ग्रोथ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे हम एल्गी कहेंगे, जो आप हरी हरी ये चीज़ देख रहे हैं उसे एल्गी कहते हैं। और एल्गी की जब इस तरह से पानी के ऊपर ग्रोथ हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो पानी के अंदर जीवन है, यानी कि पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, जिनका हैबिटेट ही पानी है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी और वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। देन सेकेंड तरह का जो सोर्स है वो है सरफेस वाटर पॉल्यूशन। सरफेस वाटर में आपके जैसे नेचुरल वाटर आएगा अर्थ के सरफेस पे, जैसे रिवर्स, लेक्स, लैगून्स और ओशियंस रहते हैं। जब इन सरफेस वाटर के साथ, यानी कि इन वाटर बॉडीज़ के साथ कुछ हैजार्डस सब्सटेंसेस, हैजार्डस मीन्स ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो इन बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, और फिज़िकली जो इनकी वाटर की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें इफ़ेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से सरफेस का जो वाटर है वो पॉल्यूट हो जाएगा। देन ये आप देख सकते हैं कि सरफेस वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे आप कुछ भी कूड़ा कचरा है पानी में फेंक रहे हैं, कोई भी तो उस कूड़े कचरे में हो सकता है कोई भी केमिकल हो, तो ये वाटर की फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज करेगा, दूसरा वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज करेगा। देन नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन डिप्लीटिंग। ऑक्सीजन डिप्लीटिंग में क्या होगा कि वाटर बॉडीज़ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से वाटर का जो लेवल है, यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है वो इफ़ेक्ट होगी, क्वालिटी इफ़ेक्ट होगी, और वाटर जो है वो पॉल्यूट होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हम बायोडिग्रेडेबल मैटर जो है पानी में डालते हैं, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेंगे। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन जो है पानी की कम हो जाएगी, और जितने भी पानी के अंदर की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे वाटर के अंदर, जैसे कि अमोनिया, सल्फाइड्स। तो इसकी वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो इफ़ेक्ट होगी और वाटर पीने योग्य नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे। देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? जब हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए या पेस्ट को मारने के लिए केमिकल्स का यूज़ करेंगे सॉइल में, तो वो सॉइल में जब केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे तो वो पानी के साथ, यानी कि जब बारिश होगी तो पानी के साथ मिक्स होंगे, और पानी के साथ मिक्स होंगे तो रन ऑफ होगा उनका, और वो वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन होगा। इसकी वजह से वाटर का पॉल्यूशन तो होगा, पर साइड बाय साइड जो क्वालिटी है वाटर की वो भी इफ़ेक्ट होगी ग्राउंड वाटर की वजह से। जैसे आप कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वाटर में वो वाटर बॉडीज़ के साथ, यानी कि ग्राउंड वाटर के साथ वो मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, और पूरी की पूरी जो एक एनवायरनमेंट है उसे इफ़ेक्ट कर रहा है। देन सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर में क्या कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स रहेंगे जो इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर्स, जैसे कोई भी पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकल्स यानी कि कोई भी केमिकल रहेगा वो सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंडेड रहेगा वाटर के ऊपर, यानी कि एक सेटल डाउन हो जाएगा वाटर बॉडीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ, यानी कि पानी के अंदर जो जीवन है वो नहीं होगा, और क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगी, जिसकी वजह से उस सस्पेंडेड मैटर की वजह से वाटर की क्वालिटी भी इफेक्ट होगी।
देन केमिकल वाटर पॉल्यूशन। केमिकल वाटर पॉल्यूशन में यानी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं या फार्मर्स का कुछ ऐसा काम है जो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे वाटर बॉडीज़ में उस पानी को उस केमिकल के साथ रिलीज़ कर रहे हैं। जब ये केमिकल वाटर के साथ रिलीज़ होगा तो कुछ मेटल और सॉल्वेंट होगी जो इस वाटर को इम्प्योर करेंगी, मतलब पॉइजनस कर देंगी वाटर को, और जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ यानी कि पानी के अंदर जो लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और इनफर्टाइल होगी, किल कर देगी। तो इससे भी, इस तरह के वाटर पॉल्यूशन से भी वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। देन ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिल्स जो हैं जनरली जो है वो आपके वाटर बॉडीज़ के साथ ही कनेक्टेड रहती हैं। तो जब भी ऑयल को निकाला जाएगा तो कुछ क्या होगा कि ऑयल के साथ ऑयल जो है वाटर में मिक्स हो जाएगा और बहुत सारे फिशेस की डेथ हो सकती है या सी बर्ड्स की डेथ हो सकती है या उनकी जो एबिलिटी है टू फ्लाई अप वो नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से ऑयल स्पिलेज जो है ये भी एक मेजर कारण है वाटर पॉल्यूशन का। बात करते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में कि किस तरह से हमारे जो नदी नाले झरने हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी डोमेस्टिक सीवेज का मटेरियल है उसे हम वाटर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया। कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हैवी मेटल्स, डिटर्जेंट्स होगी, या केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स में आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आ जाएंगे, या फिर कोई भी प्लांट पार्ट्स के रिमेन रहेंगे, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रहेगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलीज होगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं और वो कॉन्सिक्वेंटली पॉल्यूटेंट्स का नाम दे रहे हैं हम उन चीज़ों को। तो इस तरह के जैसे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि कोई भी ह्यूमन और एनिमल्स का वेस्ट है वो भी वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, तो वो भी एक तरह का वाटर पॉल्यूटेंट है। देन टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इन ऑर्गेनिक में क्या है आपके, ऑर्गेनिक यानी कि जो सर्वाइव कर रहे हैं, जिनकी एबिलिटी है टू डिकम्पोज, जैसे बैक्टीरिया, सीवरेज, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर फील्ड से जो रन ऑफ हो रहा है, फॉरेस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग से जो रन ऑफ हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो रन ऑफ हो रहा है, वो वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अब इनऑर्गेनिक में कुछ सॉल्ट्स आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मिनरल्स, एसिड्स, मेटल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, सल्फेट्स, साइनाइड्स, एसिड रेन, ये आपके इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आ गए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। अब वाटर पॉल्यूटेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का क्या मतलब है, क्लाउडीनेस और हेजीनेस ऑफ अ फ्लूइड, यानी कि जब भी कोई फ्लूइड यानी कि कोई भी वाटर जो है जो एक क्लाउडी जैसी अपीयरेंस शो करेगा, और ये किसकी वजह से होगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। सस्पेंडेड सॉलिड्स जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि वो इनविजिबल रहते हैं और उसकी वजह से पानी कैसा लगेगा आपको, धुंधला धुंधला लगेगा। तो मेजरमेंट जब हम टर्बिडिटी की करते हैं या टर्बिडिटी का टेस्ट करते हैं तो उससे भी वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वाटर की, यानी कि ये इंडिविजुअल सब्सटेंस की क्या उसमें है, क्या कौन सा सस्पेंडेड सॉलिड है उसके बारे में नहीं बताएगा, बट इसके बारे में ज़रूर बताएगा कि वाटर जो है वो कितना क्लाउडी है, कितना हेजी है। सो व्हाट कॉजेज टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मेन कारण क्या है, क्ले, मिट्टी होती है एक प्रकार की, सिल्ट जो कि लगभग आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर सिल्ट देखने को मिलती हैं। फाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोई भी प्रकार का मैटर है, एल्गी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, उसकी वजह से टर्बिडिटी हो सकती है। तो टर्बिडिटी को कैसे मेज़र किया जा सकता है, टर्बिडिटी को नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट से मेज़रमेंट की जाती है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी लाइट की, पानी के अंदर जब आप लाइट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान लीजिए, तो जितनी ज़्यादा जो है लाइट स्कैटर्ड होगी इधर उधर, तो इसका मतलब है उतना ही पानी जो है टर्बिडिटी है उस पानी की, यानी कि वो पानी क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ सस्पेंडेड सॉलिड वाटर बॉडीज़ के ऊपर रहेगा, पानी के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल होगा जो सन रेज को या लाइट को स्कैटर करेगा इधर उधर, तो इसकी वजह से भी हम टर्बिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। देन सेकेंड फैक्टर है पीएच।
पीएच का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्री हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है वाटर के अंदर। तो पीएच मेज़र करता है एसिडिटी और बेसिसिटी को, और पीएच की जो रेंज है वो लगभग 0 to 14 तक लाई करती है। प्योर वाटर की जो पीएच है वो 7 है, जिसे हम न्यूट्रल कहेंगे। टैप वाटर की पीएच 6.5 से लेके 8.5 तक वेरी करती है। रेन वाटर 5.0 से लेके 5.5 तक वेरी करती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। 0 से 14 तक की स्केल में 7 के नीचे अगर एसिड वाटर की जो पीएच है वो पाई जाती है तो उसे एसिडिक वाटर कहेंगे, और ज़्यादा रहती है तो उसे बेसिक वाटर कहते हैं। पीएच को जनरली पीएच मीटर से मेज़र किया जाता है, तो उससे भी वाटर की क्वालिटी को मेज़रमेंट की जा सकती है। यानी कि अगर पीएच वाटर की चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है, और वाटर में फ्री हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। तो वाटर की पीएच डिटरमाइन करेगी कि कितनी बायोलॉजिकल और सॉल्युबिलिटी है और कितनी अवेलेबिलिटी है किसी भी केमिकल की, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और हैवी मेटल्स की। तो उसकी वजह से पीएच की वजह से भी वाटर की जो क्वालिटी है उसे डिटरमाइन किया जा सकता है। देन टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो वाटर में सस्पेंड कर रहे हैं, और उन्हें हम एक फिल्टर के द्वारा ट्रैप कर सकते हैं। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या रहेंगे? सॉलिड्स यानी कि कोई भी ग्रेवल, सैंड, क्ले, एल्गी, सिल्ट, कोई भी प्लांट पार्ट या एनिमल का जो मैटर है, डिकेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवरेज, उसे हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहेंगे। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो है एक ड्राई वेट होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल का, यानी कि वो इजीली डिजॉल्व नहीं होंगे पानी के अंदर, और उनकी जो रेंज है वो फ्यू माइक्रोन से लेके यानी कि वहाँ से लेके कुछ मैक्रोन्स तक लाई करेगी, यानी कि वो हमें विजिबल होंगे नेक्ड आई से। तो टीएसएस को हम कैसे मेज़र करेंगे? यूजुअली मिलीग्राम ऑफ पर लीटर वाटर से मेज़रमेंट की जाएगी। देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द एरोबिक डिस्ट्रप्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ये डिटरमाइन करता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है किसी भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म को की एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। So, how much of oxygen is required to break down the organic waste in the water through the process of decomposition by aerobic bacteria, यानी कि पानी के अंदर एरोबिक और एनारोबिक लाइफ पॉसिबल होती है। एरोबिक जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है और कैसे वो ऑक्सीजन को यूज़ करके जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डिकम्पोज कर रही है, तो इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है किसी भी एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। तो टोटल अमाउंट जो ऑक्सीजन की गैस होगी वो वाटर में प्रेजेंट होगी, उसे हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। और जो नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वाटर में, जो कि वाटर बॉडीज में रहेगी एज अ बाई प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का, बाय सम एक्वाटिक प्लांट्स और डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस का, तो इसे हम कहेंगे नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि जब बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब लो है तो इसका मतलब है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर बॉडीज में वो ज़्यादा है, यानी कि वाटर इज़ लेस पॉल्यूटेड बाय द ऑर्गेनिक मैटर। अगर बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इट मीन्स कि वाटर ज़्यादा पॉल्यूट है विद द ऑर्गेनिक मैटर। तो सेकेंड है BOD increased amount. Then chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand का मतलब है कि measurement है amount of oxygen that can be consumed by a water sample during a chemical oxidation process. कोई भी पानी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, जो मेज़र कर रहा है कि कितना पानी में अमाउंट ऑफ, यानी कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो COD जो मेज़र करेगा वो मेज़र करेगी ऑक्सीडाइजिंग ऑफ वाटर सैंपल बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का जनरली हम यूज़ करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में प्रेजेंट है। COD का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड है। तो इससे जनरली हम अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स का भी पता लगा सकते हैं कि पानी में कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। तो COD और BOD से हम सिर्फ जो
डिग्रेड कर रहे हैं कि पानी में कितनी ऑक्सीजन है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, और सीओडी में केमिकल और जो दोनों तरह के वेस्ट हैं, एक आपका ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक वेस्ट है, यानी कि इन कंपाउंड्स को डिग्रेड करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होगी, तो इसे हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। देन इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अगर वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। वाटर बॉडीज़ अगर इफ़ेक्ट हो रही है तो अर्बन एरियाज़ का जो एरिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे, यानी कि गार्बेज की अगर हम डंपिंग कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली वाटर के अंदर, तो जितना भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होंगी और इल हेल्थ रहेगी, जैसे कि कॉलरा, हैज़ा, डाइसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरोक्लोसिस या पानी से होने वाली बीमारियां जैसे कि जॉन्डिस हो सकता है, स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि पॉल्यूटेड वाटर की वजह से ही होती हैं। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का क्या मीनिंग है, तो आइए जानते हैं। वाटर सपोर्ट्स एक्वाटिक लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जीव सर्वाइव करते हैं, वो पॉसिबिलिटी है उनके सर्वाइवल की। तो ज़्यादा से अगर फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो क्या होगा कि जो रन ऑफ होगा एग्रीकल्चर का वो वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि वाटर में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन एल्गी की ग्रोथ होगी। ग्रीन एल्गी की जो ग्रोथ होगी उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो इस फास्ट ग्रोथ ऑफ एल्गी के कारण डिकम्पोजिशन हो जाएगी वाटर बॉडीज़ की, यानी कि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स डाई हो जाएंगे, शॉर्टेज हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो कैसे होता है ये स्टेप बाय स्टेप यूट्रोफिकेशन। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज बाय सम सीवेज और फर्टिलाइजर रन ऑफ, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई होगी एल्गी, जिसे हम एल्गी ब्लूम कहते हैं, और एल्गी ब्लूम की वजह से ऑक्सीजन कम होगी और वाटर की यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइअप हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी, और ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है वो मेन कारण बनेगा वाटर की पॉल्यूशन का। देन इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स में आपके क्या आएंगे, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स हो जाएंगी, जिन्हें हम जीनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बात करें, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ऐसे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को यानी कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इन मेटल्स के कारण क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होंगे या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होंगे। तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ भी अफेक्ट होगी। देन बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, यानी कि जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड जो डिग्रेड नहीं हो सकते, जैसे कि डीडीटी का यूज़ करते थे हम पहले क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब वो डीडीटी जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट मीन्स वो हमारी फूड चेन में एंटर कर रही है हर एक लेवल पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे तो वो डीडीटी की जो अकमुलेशन होगी वो एक कंपाउंड की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाएगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल की जो कंसंट्रेशन है, जो हार्मफुल है, वो इंट्रोड्यूस कर रही है और उसकी अकमुलेशन की वजह से हमारी जो फूड चेन है वो इफ़ेक्ट हो रही है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। जैसे वाटर है, वाटर में एल्गी, फिश और बहुत सारे वर्ड्स सर्वाइव करते हैं। जब हम डीडीटी का स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ करेंगे मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए, तो वो हमारी फूड चेन में डीडीटी एंटर कर जाएगी, क्योंकि डीडीटी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो डीडीटी की लार्ज कंसंट्रेशन हमारे अंदर हो जाएगी, जिसकी वजह से इल इफेक्ट होगा पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स या फिर एक्वाटिक और एक्वाटिक इकोसिस्टम और ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट करेगा। सो कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो रिसाइकलिंग की जाए पानी की, रीयूज़ किया जाए वाटर का, या फिर जो भी डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्चार्ज है वो अवॉइड किया जाए। हमें कोई भी रिवर में इंट्रोड्यूस करने से पहले तो एक सेपरेट चैनल बनाए जाए इस तरह के कंटामिनेट्स को वॉश ऑफ करने के लिए, और एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए जिसमें कि वो जो केमिकल है जो पानी के अंदर है तो वो मिक्स ना हो हमारे किसी भी वाटर बॉडीज़ के साथ।
और मेन है कि हम किसी भी वाटर बॉडी में थ्रो अप ना करें किसी भी प्रकार का मटेरियल, जैसे फूड मटेरियल हो गया, पेपर हो गया, कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए या बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स हो गई जो वाटर की क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। देन qualified and experienced people must be consulted from time to time to effective control of water pollution. So public awareness ज़रूरी है वाटर पॉल्यूशन के लिए, मीडिया का साथ होना बहुत ज़रूरी है, लॉ ऐसे ऐसे लॉज, स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बनाई जाएं जिससे कि वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट ना हो। सो यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर बॉडीज़ की जो कंटामिनेंट्स हैं उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।